हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंप्यूटर स्टूडेंट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आपके आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन में जो लाइफ साइंस आ रहा है उसका चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया था। फाइनल सजेशन था वो उस चैप्टर का पार्ट 1 था। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर लाइफ साइंस का, जो आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में आने वाला है, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वन वर्ड और वन सेंटेंसेस का, उस सब को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और MCQ, ये 3 चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और इसी तरह से बाकी के हेरिडिटी जो एक चैप्टर है वो भी कंप्लीट करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत हम लोग करेंगे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन से। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस, यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का जितना भी आंसर आपको रहेगा वो 2 या 3 सेंटेंसेस या हाईएस्ट 4 सेंटेंसेस में आप दे सकते हो। ठीक है, इसका आंसर। और ये जो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर है इससे आपका 5 पीस करना रहता है। ऑप्शन भी रहता है, ऐसा बात नहीं कि 5 का 5 ही करना रहेगा, ऑप्शन देता है उसमें। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला 5 पीस आपको करना रहेगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बोल रहा है पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं ना, क्या क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भी 2 ही पार्ट होता है। पहला होता है क्रेनियल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व 2 टाइप होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का जो तादाद है, जो गिनती है, वो है 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिर्फ राइट द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम लिखना था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल का भी 2 पार्ट होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व का होता है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स का भी होता है। ठीक है, ये अगर MCQ में आएगा तो आप इसके ऊपर भी ध्यान रखें। ओके, आता है, MCQ में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 रोल्स ऑफ GTH इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि 2 रोल बताइए, मतलब 2 रोल्स बताइए GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का इन द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या क्या है, मेल और फीमेल में। ठीक है, मेल में है, देखिए मेल में है टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में है ओवरी। ठीक है, मेल और फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ओके, टेस्टिस और ओवरी। अब ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में बोल रहा है GTH का क्या रोल है। ठीक है, वहां से हार्मोन निकलने का, हार्मोन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस और ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसमें GTH का क्या रोल है। ठीक है, तो GTH का यही रोल है। इसका आंसर भी आपका बुक में बहुत आराम से दिया हुआ रहेगा कि GTH में आप जाइए, वहां पे GTH का जो फंक्शन है उसको आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि GTH जो है वो इनकवरेज करता है, इनहिबिट्स करता है कि टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन निकलता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन निकलता है ये मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलता है और ओवरी से निकलता है ओएस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो आगे चलकर ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये था इसका आंसर। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्निया एंड रेटिना ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोल रहा है कि कॉर्निया और रेटिना के बीच में फर्क आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पे आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है और फंक्शन क्या क्या है, इन दोनों के बीच में आपको फर्क बताना है। तो इसका भी आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनकंडीशनल एंड विच आर कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, बोल रहा है कि यहां पर अभी जितना भी एक्शन दिया हुआ है इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है और कौन सा कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, कौन सा कंडीशनल है यानी जिसको सीखने की जरूरत पड़ती है, जो ट्रेनिंग के बाद हासिल होती है। ठीक है, और अनकंडीशनल जो
जन्म से रहता है, ठीक है, जो पैदाइशी रहता है। जैसे कि एक बच्चा, उसको रोना या कोई चीज खाना या पॉटी करना ये सब सिखाया नहीं जाता है, ठीक है, वो पैदाइशी रहता है। ओके, तो वो हो गया अनकंडीशनल। और कंडीशनल मतलब जिसको ट्रेनिंग के बाद सीखा जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना, बाइक चलाना, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब तो ट्रेनिंग के बाद सीखी जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। स्विमिंग क्या है, कंडीशनल है ना अनकंडीशनल है, आप खुद ही बता पाओगे। स्विमिंग क्या है, कंडीशनल है, इसको सीखना पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो वो डूब सकता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट फॉल्स इनटू द आइज, बोल रहा है आंखों का पलक झपकाना जब बहुत ज्यादा तेज रोशनी आंखों में आती है। तो ये क्या है, ये अनकंडीशनल है, इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो जन्म से होता है। एक बच्चे के पास भी अगर आप तेज अगर रोशनी अगर आंखों में डालोगे तो वो अपना आंख बंद कर लेगा। ओके। क्राइंग ऑफ चाइल्ड व्हेन शी और ही हंग्री, बोल रहा है भूख से रोना, तो ये भी पैदाइशी रहता है, अनकंडीशनल है, ठीक है। स्विमिंग क्या है, कंडीशनल। ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन स्ट्रॉन्ग लाइट फॉल्स इनटू द आइज, ये है अनकंडीशनल, ठीक है। स्विमिंग कंडीशनल हो गया, ये हो गया अनकंडीशनल। क्राइंग ऑफ चाइल्ड व्हेन शी और ही हंग्री, ठीक है, जब रोना जब भूख लगे तब, तो ये क्या है, ये भी अनकंडीशनल है। साइकिलिंग तो कंडीशनल है, साइकिलिंग सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना हमको सीखना पड़ता है, तो ये कंडीशनल है। तो स्विमिंग क्या है, कंडीशनल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, कंडीशनल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ एकोमोडेशन टेक्स प्लेस इन कार ड्राइवर, बोल रहा है एकोमोडेशन किस तरह से कार ड्राइवर में देखा जाता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो एकोमोडेशन का बहुत सारा फायदा है। देखिए, एकोमोडेशन होने की वजह से ही, ठीक है, एकोमोडेशन होने की वजह से ही हम लोग जब ड्राइव करता है या कोई राइड करता है, बाइक पे राइड कर रहा है या कार में ड्राइव कर रहा है, तो उस हिसाब से वो रेड लाइट्स को भी देखता है। मैन, अगर कोई आदमी अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको भी वो देखकर गाड़ी चलाता है। अगर सामने से कोई आ रहा है तो गाड़ी का रोकना, ठीक है, रेड लाइट्स को फॉलो करना, ये सारा का सारा एकोमोडेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। आप एकोमोडेशन वाला जब पार्ट पढ़ेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट ग्रोथ, बोल रहा है ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस बताइए प्लांट का ग्रोथ में। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन का सीधा फंक्शन वाला पार्ट में जाइए और उसका जितना भी फंक्शन है आप उसको पढ़ लीजिए, बस फंक्शंस आपको लिखना है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया, ऑन प्लांट ग्रोथ का मतलब हो गया कि आपको ऑक्सीजन का फंक्शन लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर मैं वही सब क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, ठीक है। और जिसका बुक में आसानी से दिया हुआ उसको बताकर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, वो तो बुक में आसानी से आपको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्लेक्स एक्शन ऑकर व्हेन द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपन इन एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन, बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है व्हेन द फॉलोइंग एक्शन इंसिडेंट हैपन इन एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन, बोल रहे रोजाना की जिंदगी में ये सारे जो हादसे होते हैं, ये सारे जो इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू रिफ्लेक्स एक्शन, बोल रहा है अब रिफ्लेक्स एक्शन का आपको इंपॉर्टेंस यानी अहमियत क्या क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर हमको करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ना करे तो करने की जरूरत क्यों है, कुछ तो जरूरत होगा ना। बोल रहा है व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर इनटू द ट्रेकी, व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स इंटर इनसाइड द नेजल कैविटी, ठीक है। बोल रहा है अगर कोई खाना, ठीक है, अगर हमारे ट्रेकी यानी थ्रोट के पास चली जाए तब क्या होगा, व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स इंटर इनसाइड द नेजल कैविटी, ठीक है। अगर कोई बाहर का कोई पार्टिकल यानी कोई कचरा हो गया वो अगर नेजल कैविटी में चला जाता है तब क्या होगा, तब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप चल रहे हैं रास्ते में और आपके सामने से अचानक से कोई गाड़ी आ रही है, तो आप क्या करोगे, तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे। आपका हाथ किसी गर्म तवे या किसी गर्म आयरन या किसी गर्म किसी भी चीज पर चला जाता है या किसी सर्द वाली चीज पर चला जाता है, किसी नाइफ या किसी कैंची पर अगर चला जाता है तो आप क्या करोगे, तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे। तो आप उससे क्यों, आपको सोचने का टाइम नहीं है, तो वो तो इनवॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ जो खाना जो चल जाएगा थ्रोट के पास यानी ट्रेके में और नेजल कैविटी में कोई बाहर का पार्टिकल चला जाएगा तो आप क्या करोगे, तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। आपको सेंस आ जाएगा कि यहाँ ट्रेके में मेरा कुछ खाना गया है, तो आप उसको क्या करोगे, उगलने का आप उसको कोशिश करोगे कि वो बाहर आ जाए किसी तरह से, ठीक है। नेजल कैविटी में चला जाएगा तो आप छींकोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि छींकना जरूरी है, क्योंकि वो अटक गया तो आपको छींक आएगी और छींक आएगी तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अचानक से होने वाला रिफ्लेक्स एक्शन ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर वाइज में भी आया है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसका आंसर आपको बुक में मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है।
तो मैं इसका आंसर आपको समझा देता हूं। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली but is unable to visualize near object in a perfect way, predict what would be the probable cause and suggest the corrective measure for such problem। ठीक है, बोल रहा है एक पर्सन जो है कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक आदमी दूर की चीजों को तो देख सकता है, थोड़ा सा ही सही पर देख सकता है, बट इज अनेबल टू विजुअलाइज नियर ऑब्जेक्ट, लेकिन वो नाकाम रहता है बहुत ही करीब की चीजों को देखने में। सपोज मान लिया आपके पास कोई चीज है जो एकदम आपके आंखों के एकदम सट जा रही है, ठीक है, आपके आंखों में एकदम चिपक जा रही है, तो आप उसको नहीं देख सकोगे ना। आप बहुत दूर की चीजों को होगा तो अब आप थोड़ा थोड़ा उसको देख पाओगे, लेकिन अगर कोई चीज आपका आंख में आकर अगर टच कर जाए तो आप उसको कैसे देखोगे? इन अ परफेक्ट वे, ठीक है, आप उसको नहीं देख सकोगे अच्छे से। प्रेडिक्ट व्हाट वुड बी द प्रोबेबल कॉज, बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है और इसका सही उपाय भी बताइए कि कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो आंख है ना, एक है, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे रेटिना है, कॉर्निया है, ठीक है, जो भी है, तो यहां पर लेंस है हमारा, ठीक है, यहां पे मान लीजिए हम कोई एक पास की चीज है और एक बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की, ठीक है, पास मतलब इतना पास नहीं, इतना पास होना चाहिए, ठीक है, इतना पास। अगर कोई चीज इतना दूर भी है ना तो हम लोग इसको थोड़ा सा ही सही पर देख पाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज ऐसा है जो हमारी एकदम आंखों में, एकदम आंखों के एकदम करीब है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, कितना है? लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच से कम है। अगर 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम रहेगा ना तो हम उस चीज को नहीं देख सकेंगे। दूरी 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तब हम उस चीज को अच्छे से देख सकेंगे। या अगर बहुत ज्यादा दूर हुआ तब भी हम उसको थोड़ा थोड़ा तो देख सकेंगे, उसका साइज थोड़ा हमको छोटा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम देख सकेंगे। लेकिन अगर उसका जो डिस्टेंस है अगर 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम रहेगा ना तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है ये देखिए, ये हमारा लेंस है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जितनी दूर की चीजों को देखते हैं ना, हमारा लेंस जो है वो उतना ही ज्यादा लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, इलोंगेट हो जाता है, ठीक है, इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। लेकिन जब हम किसी करीब की चीजों को देखते हैं ना, करीब की चीजों को, ठीक है, ये हमारा लेंस है, तो करीब की चीजों को देखने से क्या होता है कि हमारा जो लेंस है ना वो कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो लेंस है, इस चीज को हम देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ये लेंस जो है वो कंप्रेस यानी छोटा हो जाता है, लंबा नहीं होता है, नाटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ये इलोंगेटेड है ना, तो यहाँ पे लेंस अगर करीब की चीजों को देखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस मान लीजिए अब यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे था तब इतना कंप्रेस था, और करीब आया और कंप्रेस हुआ, और करीब आया और कंप्रेस हुआ, मतलब छोटा होते गया। लेकिन ये जो है ना, ये फ्लेक्सिबल जरूर है। हमारा लेंस क्या है, आंखों का जो हमारा लेंस है वो फ्लेक्सिबल है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि चीज जितना भी करीब आता जाए हमारा और कंप्रेस होता जाएगा। इतना भी ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि ये बहुत छोटा हो जाए। तो 2.5 सेंटीमीटर से अगर दूरी कम रहेगा ना किसी चीज का हमारी आंखों से, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये और ज्यादा लेंस जो है और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो किसी भी चीज को देखने के लिए जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो हम लोग उसको ठीक से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हमारा लेंस जो है वो और ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। बोल रहा है फंक्शंस ऑफ हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम के बीच में आपको फर्क बताना है, डिफरेंस बताना है ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर, ठीक है। पहला है नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन मतलब वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, उसका नेचर क्या है काम करने का। दूसरा है पेस ऑफ फंक्शन। पेस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि उसका जो काम करने का स्पीड है वो कितना ज्यादा है, स्पीड, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लें इधर हार्मोन है, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता ही देता हूं, हार्मोन है और इधर नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो नेचर ऑफ फंक्शन मतलब काम करने का तरीका क्या होता है। पेस ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो कितनी स्पीड से काम करता है। तो जैसे हार्मोन हम लोग जानते हैं ना, ये केमिकल नेचर वाला है, ठीक है, केमिकल नेचर इसका है। तो केमिकल नेचर है तो ये केमिकल नेचर होने की वजह से ये थोड़ा सा लेट में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। तो आप कह सकते हैं कि स्लो रिएक्शन ड्यू टू केमिकल, ठीक है, ड्यू टू केमिकल स्लो रिएक्शन। ओके, ये पेस ऑफ फंक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं आपको
स्लो रिएक्शन, जबकि आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसका कैसा रिएक्शन है। इसका जो रिएक्शन है फिजिकल है, क्योंकि ये फिजिकल होता है ना, नर्वस सिस्टम तो फिजिकल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो जो पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो उसको कंट्रोल करता है। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू फिजिकल रिएक्शन इज फास्ट, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन आप कह सकते हैं पेस ऑफ फंक्शन में, पेस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब टाइम स्पैन ऑफ फंक्शन, तो देखिए टाइम स्पैन ऑफ फंक्शन हार्मोन है, ठीक है। तो हार्मोन क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम लोग टाइम स्पैन मतलब उसका जो काम करने का जो ये है, मतलब वो कितना स्पीड में, वो जल्दी जल्दी काम करता है, बार बार होता है ना, थोड़ा लेट तक होता है। तो हार्मोन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हार्मोन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। जबकि जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रैपिड है, रैपिड है। जैसे कि मान लिया कि आपको डर कभी कभी लगता होगा, जिसकी वजह से एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो कभी कभी निकलता होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जबकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो रैपिड होता है, मतलब आप तुरंत कहीं न किसी चीज पर आप रिस्पॉन्स करते ही होंगे। कोई आदमी अगर आपको सामने से यूं अगर हाथ मारने आए तो आपका पलके झपकेंगी, आप रिएक्ट करेंगे। आपका हाथ अगर किसी गर्म तवे पर पड़ जाए तब आप रिएक्ट करोगे। आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तब आप रिएक्ट करोगे, ओके। तो वो नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। जबकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब आ जाते हैं फेट में। फेट का मतलब होता है कि उसका अंत क्या है। तो हार्मोन जो होता है वो अपने काम के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। हार्मोन गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर वर्क डन, हार्मोन काम करने के बाद खत्म हो जाता है। जबकि नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में काम होने के बाद हम लोग वापस से उसी हालत में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी चीज पर रिएक्ट किया, आप सड़क पर चल रहे हो, आपको सामने से गाड़ी आती हुई दिखी, आपने तुरंत रिएक्ट किया, आप साइड हो गए, वापस से आप सही जगह पर आ जाते हो, अपना नॉर्मल हालत में आ जाते हो। जबकि हार्मोन क्या होता है, काम होने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो हार्मोन में आप लिख सकते हो हार्मोन गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर वर्क डन, और नर्वस सिस्टम में आप लिख सकते हो इट रिमेन्स अनअल्टर्ड एंड रीस्टोर बैक द नेटिव फॉर्म वंस इट्स वर्क इज डन, ओके। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फंक्शन ऑफ द स्केलेरा, कोरोइड, विट्रस ह्यूमर एंड आइरिस इन टेब्यूलर फॉर्म। बोल रहा है राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेरा, कोरोइड, विट्रस ह्यूमर एंड आइरिस इन टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है। टेब्यूलर फॉर्म मतलब एक तरह का आपको टेबल बना लेना है, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद आप स्केलेरा, कोरोइड, विट्रस ह्यूमर और आइरिस इस टाइप से लिखेंगे और सामने में उसका एक एक फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पार्ट दिया है आई का, ठीक है। आई का 4 पार्ट दिया है और उसी में आपको एक एक काम सबका लिख देना है। स्केलेरा, कोरोइड, विट्रस ह्यूमर एंड आइरिस का एक एक काम लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट हाउ हार्मोन्स कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हार्मोन किस तरह से काम करता है उसका ऊपर आपको लिखना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको चला जाना है सीधा प्लांट हार्मोन वाला पोर्शन में, ठीक है। आपका जो चैप्टर है उसमें प्लांट हार्मोन एक पोर्शन है जिसमें आप ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी में आपको चले जाना और उसी में आपको यह आंसर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का आपको क्या जवाब मिलता है, ठीक है। कि एग्रीकल्चर में हार्मोन का क्या यूज होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल हार्मोन होता है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से रेडी किया जाता है। 3 तो नेचुरल हार्मोन है हमारा, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन। तो उसके अलावा जो आर्टिफिशियल हार्मोन होते हैं उससे भी एग्रीकल्चर में मदद ली जाती है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वही एग्रीकल्चर का तरह सेम मीनिंग होता है कि फ्रूट, फ्लावर्स, इन सबको उगाना, ठीक है। इन सबका खेती बाड़ी को करने को ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है और जो ये सब काम करता है उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बोन जॉइंट्स इन लोकोमोशन ऑफ ह्यूमन बींग। बोल रहा है लोकोमोशन जो करता है इंसान, ह्यूमन बींग जो लोकोमोशन यानी चलने फिरने का जो काम करता है उसमें बोन जॉइंट्स का क्या रोल है, ठीक है। मतलब बोन जॉइंट्स किस तरह से हेल्प करता है लोकोमोशन में ह्यूमन बींग का, ठीक है। तो इसमें आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, पाइवट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, इन सब के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इन सारे जॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स।
ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में आपको डिफरेंस बताना है इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस और रोल ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन के बेसिस पर आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। राइट द रिलेशन अमंग न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम एंड नर्व, ठीक है। आपको रिलेशन लिखना है किसमें? न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम एंड नर्व पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। तो रिलेशन क्या है? देखिए, न्यूरॉन जो है ना वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी कि जिस तरह से हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से एक घर में जो इलेक्ट्रिक का जो वायरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से एक स्विच दबाते ही घर के लाइट जल जाते हैं, ठीक है, फैन ऑन हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी न्यूरॉन और नर्व का पूरा जाल बिछा हुआ है, ठीक है। एक तरह से वायरिंग किया हुआ है कि जैसे ही हमको कोई भी बाहर से स्टिमुलस मिलता है या कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है या किसी भी तरह का कोई अगर घटना घटती है तो हम लोग उसके अनुसार एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से स्विच दबाने से आपका फैन चालू हो जाता है वो रिएक्शन एक टाइप का, ठीक है, और लाइट ऑन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से अगर कोई हमको बाहर से कोई घटना घटती है, ठीक है, कोई भी हादसा होता है तो हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। उसकी वजह यही है न्यूरॉन, नर्व और नर्वस सिस्टम, उसका जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। राइट द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन इन लाइफ सेविंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज रिक्वायर्ड डेली। बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्रेन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन का 3 पार्ट होता है, हम लोग जानते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 टाइप का ब्रेन होता है। अब उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन सारे ब्रेन का जो टाइप्स होता है उसमें हमको डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है, लाइफ सेविंग यानी जिंदगी के बचाव में हमको क्या क्या यूज होता है, ठीक है, किस तरह से वो हमारी लाइफ को सेव कर सकता है, उसके आधार पर आपको हर ब्रेन का फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें उतना ज्यादा दिक्कत की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जैसे कि सेरिबेलम के बारे में हम लोग पढ़ा है। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का बैलेंस को बरकरार रखता है ना, बॉडी का बैलेंस को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा वो क्या करता है? हार्ट बीट और ये सब ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है जो हमको डेली लाइफ में यूज होता है। और भी ब्रेन के जो पार्ट्स है जो अहम काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे आपको लगता है, तो उसको आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 16। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपको डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट, और दूसरा बोल रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस रीबैंड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डक्ट तो हम लोग जानते हैं ना कि एंडोक्राइन में वो डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है, ठीक है, इसमें डक्ट नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ डक्ट बोल रहा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्क हो गया। और नेचर ऑफ सब्सटेंस रीबैंड, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको डिफरेंस बताना है कि कौन सा नया नेचर जो सब्सटेंस होता है वो बनता है इसमें दोनों के बीच में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 17। फॉर करेक्शन ऑफ विच डिफेक्ट्स इन विजन ऑफ आई स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस आर यूज्ड। बोल रहा है कि कौन सा डिफेक्ट को सही करने के लिए, ठीक है, कौन सा डिफेक्ट को सही करने के लिए स्पेक्टेकल्स यानी ग्लासेस पहने जाते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के, ठीक है। कौन सी खराबी में, कौन सी खराबी, उस खराबी का आपको नाम बताना है। तो देखिए, अगर जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको करीब की चीजें ठीक से दिखाई दे रही हैं, करीब की चीजें यानी पास की चीजें अगर आपको ठीक से दिखाई दे रही हैं और दूर की कोई चीज है वो आपको धुंधली सी नजर आ रही है, ब्लर नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर पास की चीजों को आप ठीक से देख पा रहे हो और दूर की चीजों को आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो, तब उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। ये शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है नजदीक की चीज को देखने की क्षमता, ठीक है। मतलब आपको नजदीक की चीजें ठीक से दिखाई दे रही है लेकिन दूर की चीजें को ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसको बायोलॉजी का भाषा में बोलते हैं मायोपिया। आपने जरूर नाम सुना होगा, मायोपिया, ठीक है। मतलब पास की चीजों को देखने की कुवत, ठीक है, ताकत, क्षमता, ओके। लेकिन अब इसी का दूसरा केस में आ जाते हैं कि अगर आपको पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन दूर की चीजें आपको बराबर दिखाई दे रही है, मतलब एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है दूर की चीजें, अब पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, तब उसको बोलते हैं
लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अब बायोलॉजी का भाषा में इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, आप याद रखेंगे इसको। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि अगर आपको करीब की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तब उसको बोलते हैं मायोपिया। और अगर करीब की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तब उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इन दोनों खराबी में, ठीक है, इन दोनों जो आपकी आंखों में जो खराबी होती है, डिफेक्ट होती है, उसी को करेक्ट करने के लिए आपको स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे पहनाए जाते हैं, ग्लासेस पहनाए जाते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और ये जो खामी आपके अंदर है, डिफेक्ट है कि पास की चीजें दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, या दूर की चीजें ठीक से दिखाई दे रही है और पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, इसके लिए, इसी खराबी को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस आपको पहनाए जाते हैं। चश्मे, ग्लासेस, ये सब आपको पहनाए जाते हैं ताकि ये खराबी दूर हो सके और आप अच्छी तरह से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 18, अ रेस्टिंग एनिमल अटेम्प्ट्स टू मूव। बोल रहा है एक शांत बैठा हुआ जानवर अगर मूव यानी एक जगह से दूसरी जगह चलने का अगर कोशिश कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, मेंशन 4 प्रोबेबल रीजंस बिहाइंड इट। बोला अगर कोई जानवर लोकोमोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है, वो लोकोमोशन क्यों कर रहा है, चलने फिरने का काम वो क्यों कर रहा है। तो ये तो आप भी जानते हो कि चलने फिरने का काम जानवर क्यों करता है। पहला तो काम ये हो गया कि उसको भूख लगा है, उसको खाने की तलाश है, ठीक है, तो वो शिकार के लिए, या अगर वो हर्बीवोर्स एनिमल है यानी प्लांट खाने वाला एनिमल है, तो वो प्लांट खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी खतरे से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अपनी जरूरत के तहत वो जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का ही ले लें, तो खाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है। तो ये 4 आप रीजंस दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट द लोकेशन ऑफ मेनिंजेस एंड सीएसएफ। मेनिंजेस एंड सीएसएफ, सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इनका आपको लोकेशन बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इन्फ्लुएंसेस जिब्रेलिन हार्मोन एक्सर्ट ऑन द सीड्स एंड इंटरनोड ऑफ प्लांट्स। बोल रहा है कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या है सीड एंड इंटरनोड पर, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे, चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे एक तो खास काम आप देखेंगे कि जिब्रेलिन का जो फंक्शन है वो पॉइंट्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि इंटरनोड पे उसका क्या असर है, सीड्स एंड इंटरनोड पे उसका क्या असर है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। तो आप इसको जिब्रेलिन का फंक्शन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, एनालाइज द रोल ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वीड इन एग्रीकल्चर। सिंथेटिक प्लांट हार्मोन जो कि आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन का एक पार्ट है, ठीक है, उसका रोल क्या है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, उसका प्रोडक्शन में, एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वीड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में को बढ़ाने में उसका क्या रोल है सिंथेटिक प्लांट हार्मोन का, वो आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, LH and ICSH control the secretion of hormones of reproduction glands of human body. Judge the validity of the statement. बोल रहा है LH और ICSH जो है, यानी LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ICSH कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ग्लैंड। क्या रिप्रोडक्शन ग्लैंड जो LH और ICSH है वो कंट्रोल करता है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ रिप्रोडक्शन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये मेल है, मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है वो क्या होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है। अब इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और ओवरी से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब इन लोगों को इनहिबिट्स कौन करता है, इनकवरेज कौन करता है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है LH और ICSH। यही 2 कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलने वाला इन हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को, और एक और है ओएस्ट्रोजन, ठीक है, उसको भी कंट्रोल यही करता है। तो इसका जो वैलिडिटी है वो एकदम सही है। जज द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैलिडिटी सही है, ठीक है। वैलिडिटी जो स्टेटमेंट है, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। अब देख लेते हैं उन क्वेश्चन को जो 5 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे आपको 3 पीस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आपको 3 पीस करना रहेगा, तो 5 3 15, ठीक है। आपको 15 मार्क्स का लॉन्ग आता है, 5 मार्क्स का वाला 3 ठो।
अब इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, तो हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव आपको दिया जाएगा, ठीक है। और वो दोनों क्वेश्चन यानी मेन क्वेश्चन और उसका जो अल्टरनेटिव है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और उसका और में रहेगा, और एक ऑप्शन देके दिया हुआ रहेगा एक और क्वेश्चन, आपको दोनों में से एक करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको दोनों क्वेश्चन देगा, मेन क्वेश्चन भी और अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी, ठीक है। आपका जो मेंडल वाला चैप्टर है, मेंडल एक्सपेरिमेंट, उससे भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो दोनों क्वेश्चन यानी मेन क्वेश्चन और अल्टरनेटिव क्वेश्चन सेम चैप्टर से। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वो मेन क्वेश्चन और जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहेगा, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मेन क्वेश्चन और अल्टरनेटिव क्वेश्चन वो एक ही चैप्टर से रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ओके, मान लो आपको 2 क्वेश्चन आपको दिया गया, तो अच्छा होगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन भी अगर पता है तो आप कर पाओगे सेम चैप्टर से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करेगा कि आपको मेन क्वेश्चन और अल्टरनेटिव क्वेश्चन अगर आपको अलग अलग चैप्टर से देगा, तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ सकते हो। आप कहोगे कि मुझे किसी का नहीं आता, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया तो उम्मीद है कि एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइंस के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शॉर्ट का जो होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका कोई हद नहीं है। लाइफ साइंस में आप जितना अच्छा से पढ़ सकते हो तभी आप शॉर्ट पूरा कर पाओगे। लेकिन लॉन्ग का जहां तक का बात है, लॉन्ग का आप अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 10 से 15 क्वेश्चन पढ़े, आपने अच्छे से पढ़े, तो आपका चांसेस है कि उसमें आ सकते हैं, ओके। लेकिन शॉर्ट का कोई खास उम्मीद नहीं होता है। शॉर्ट आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये मध्याह्न के कुछ क्वेश्चन फ्रीक्वेंट भी होते हैं तो उससे आ जाएंगे। लेकिन लॉन्ग पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है एग्जाम में, ओके। तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। 3+2 करके है ये। तो पहला क्वेश्चन, ड्राउ द रिफ्लेक्स आर्क एंड लेबल द फॉलोइंग, ठीक है। ड्राउ द रिफ्लेक्स आर्क, आपको रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम बना के, और ये सारी जो चीजें हैं उनको लेबल में डालना है, मतलब उसका लेबल करना है, उसका नाम बताना है। रिसेप्टर, सेंसोरी नर्व, नर्व गैंग्लियन, मोटर नर्व। यानी पहले आपने रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम बना देना है, ठीक है। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है 3+2। ड्राइंग के हवाले से मैं कह रहा हूं, ठीक है। बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, लेकिन ड्राइंग के हवाले से अगर मैं बोलूं तो ये जो मेन क्वेश्चन है, ड्राउ द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ड्राउ कीजिएगा आप रिफ्लेक्स आर्क, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ओके। उसके बाद जब आप इनका लेबल करेंगे, रिसेप्टर, सेंसोरी नर्व, नर्व गैंग्लियन, मोटर नर्व, इन सब नाम को आप जब लेबल करेंगे कि उस मैप में, ठीक है, उस डायग्राम में ये सारी चीजें कहाँ हैं, तब आपको और 2 मार्क्स मिलेंगे। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मार्क्स डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राउ अ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आता ही है, ठीक है। डायग्राम बताना है आपको न्यूरॉन का, और ये सारी चीजों को आपको लेबल करना है। डेंड्रॉन, नोड ऑफ रैनवायर, माइलिन शीट और शिवान सेल, ठीक है। तो इसका भी वही है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 3+2 करके है। पार्ट्स, ह्यूमन आई का एक वर्टिकल सेक्शन वाला एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इन सारी चीजों को आपको मार्क भी करना है। कॉर्निया, लेंस, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको मार्क करके दिखाना भी, उनका नाम भी लिखना है कि लेंस कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, विट्रस ह्यूमर, रेटिना कहाँ पर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला दिमाग, ठीक है, सामने वाला जो दिमाग होता है उसका कितना पार्ट होता है और उसका हर एक पार्ट का आपको फंक्शन बताना है, ठीक है। हर एक पार्ट का आपको एक एक फंक्शन बता देना है या दो फंक्शन आपको बता देना है। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गेन्स ऑफ यूग्लेना एंड पैरामोसियम, ठीक है। यूग्लेना और पैरामोसियम का आपको लोकोमोटरी ऑर्गेन, जैसे इंसान का लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या होता है, उसका लेग, ठीक है। तो यूग्लेना और पैरामोसियम का उसका लोकोमोटरी ऑर्गेन क्या हो सकता है, तो यूग्लेना का हम लोग जानते हैं ना क्या है, फ्लैजेला है, और पैरामोसियम का क्या है, सीलिया है, ठीक है। तो ये आपको दो लोकोमोटरी ऑर्गन उसका नाम बता देना है, और फोर ब्रेन का पार्ट का जो जितना भी पार्ट होता है फोर ब्रेन का उसका फंक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द फंक्शन ऑफ सेरिबेरम एंड सेरिबेलम, ठीक है। मेंशन द फंक्शन ऑफ सेरिबेरम एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिबेरम और सेरिबेलम का आपको फंक्शन बता देना है। उसके बाद बोला है डिफाइन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन विथ एग्जाम्पल। डिफाइन आपको करना है कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं, जिसको किसी ट्रेनिंग के बाद हासिल किया जाता है,
जबकि अनकंडीशनल जो होता है वो पैदाइशी तौर पर होता है, जैसे कि रोना, छींकना, खांसना, भूख लगने पर रोना, ठीक है, हंसना, ये सारे अनकंडीशनल होते हैं। जबकि साइकिलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, बॉलिंग, बैटिंग, ये सारे कंडीशनल होते हैं, ये सारे प्रैक्टिस से हासिल होते हैं, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन का बीच में आपको फर्क बताना है। डिफाइन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, गिव एग्जांपल। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट का एक पार्ट है, आपको पता होगा, उसको एग्जांपल के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मियोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, तो पहले तो ये बोल रहा है कि शॉर्ट नोट आप बताइए मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मैंने अभी थोड़े देर पहले आपको बताया था, 2 मार्क्स वाला जो एक क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं। और डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में ऑक्सिन हार्मोन का क्या रोल है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। आपको पहले इंसुलिन का काम बताना है, इंसुलिन हार्मोन जो है उसका एक काम बता देना है। राइट डिफरेंस बिटवीन थायरोक्सिन एंड टीएसएच। थायरोक्सिन और टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके बीच में आपको फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, राइट द फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन। नेस्टिक मूवमेंट का जितना भी टाइप्स होता है उसको आपको पहले बताना है, और फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन, साइटोकिनिन जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन जो है, उसका आपको फंक्शन बताना है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट का जितना टाइप होता है, जैसे कि केमोनेस्टिक, ठीक है, इन सब का, फोटोनेस्टिक, ये सब का जितना भी पार्ट है नेस्टिक मूवमेंट का, उन सबको आपको डिस्कस करना है, और साइटोकिनिन जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, उसका आपको फंक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल हार्मोन, ठीक है। अब जो हार्मोन होते हैं एनिमल के अंदर, उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आपको खासियत बताना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, फीचर्स बताने हैं, ठीक है, एक ही चीज है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल हार्मोन, एनिमल हार्मोन का आपको खासियत बताना है। नेम 2 हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले 2 हार्मोन के बारे में आपको उसका नाम बताना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू इस चैप्टर से आपके टोटल 5 पीस आते हैं। इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर से 5 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं रहता है इसमें, ठीक है, एमसीक्यू में, तो आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ सनड्यू, ठीक है, इन द लीव्स ऑफ सनड्यू। सनड्यू लीव्स में जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, उनका आपको डिस्क्राइब करना है फॉलोइंग टर्म से, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ सनड्यू, यानी सनड्यू का जो लीव्स होता है उसमें किस तरह का मूवमेंट देखा जाता है वो आपको डिफाइन करना है, इनमें से 4 में से एक में। तो वो जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है केमोनेस्टिक मूवमेंट में, ठीक है। केमोनेस्टिक जो कि नेस्टिक मूवमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। अब नेस्टिक मूवमेंट में देखा जाता है लीव्स ऑफ सनड्यू जो है उसमें इस तरह का मूवमेंट देखा जाता है केमिकल की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए, नेस्टिक मूवमेंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इट इज इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन्फ्लुएंस बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी पे ये सारा का सारा चीज डिपेंड होता है जो नेस्टिक मूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाकी कोई जो सारा चीज है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑक्सिन काउजेस एपिकल डोमिनेंस, ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हार्मोन दैट इज फाउंड इन द जूस ऑफ टोमेटो। कौन सा हार्मोन है जो टोमेटो का जूस में पाया जाता है, ठीक है। तो वो है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो टोमेटो का जूस में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म में का जो एक एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, तो वो होगा TRH एंड TSH थायरोक्सिन, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म का आपको एक एग्जाम्पल देना था, तो वो होगा TRH TSH थायरोक्सिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक काम है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो एक फीमेल हार्मोन है उसका वो काम नहीं है, ठीक है।
इनमें से कौन सा एक काम है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का नहीं है? तो वो काम है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ यूटेरस, वाजिना एंड फैलोपियन ट्यूब। ये इसका काम नहीं है, ठीक है। 6 का आंसर होगा ए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ये काम नहीं है कि हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यूटेरस, वागिना एंड फैलोपियन ट्यूब। उसका काम ये सब है। इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, it helps to grow uterus, embryo and mammary gland, it helps in delivery. Okay, question number 7. Which one of the following is the function of adrenaline? Adrenaline का इनमें से कौन सा एक काम है? ठीक है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन हम लोग जानते हैं ना कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और उसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका खास काम क्या होगा? इट इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक प्रेशर। कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक प्रेशर उसका एक काम है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो धड़कन का जो तेज होता है, दिल जो धड़कता है उसका स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है, उसका वो काम होता है। क्वेश्चन नंबर 8. इफ अ पर्सन इज अफेक्टेड विद डायबिटीज मेलिटस देन सेलेक्ट द हार्मोन फ्रॉम द फॉलोइंग विच ही और शी विल बी अनएबल टू सिक्रेट इन एडिक्वेट क्वांटिटी। बोल रहा है अगर कोई आदमी, ठीक है, कोई पर्सन अगर डायबिटीज से इफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है, तो एक हार्मोन सेलेक्ट कीजिए जो वो सेक्रेट नहीं कर पा रहा है एडिक्वेट क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में वो सेक्रेट नहीं कर पा रहा है, दैट ही विल बी अनएबल टू सिक्रेट, वो सिक्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हार्मोन क्या होगा? सोच के बताइए। डायबिटीज मिलिटस को होगा इंसुलिन, ठीक है। 8 नंबर का होगा इंसुलिन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो डायबिटीज मिलिटस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अब आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सॉन? इनमें से कौन सा एक पार्ट है जो एक्सॉन का स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वो है नाइजल ग्रैन्यूल्स। नाइजल ग्रैन्यूल्स ये एक्सॉन का स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10. विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो करेक्ट है, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्ट है? तो करेक्ट पेयर है नर्व पेरीन्यूरियम, ठीक है, ये करेक्ट पेयर है नर्व पेरीन्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 11. सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। बोल रहा है इंसान में पाए जाने वाले जो क्रेनियल नर्व है उसका क्वांटिटी कितना है? तो उसका क्वांटिटी है 12 पेयर्स, ठीक है। क्योंकि देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का अगर आपसे क्वांटिटी पूछ ले तो आप कहेंगे 12 पेयर्स, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि स्पाइनल नर्व का कितना तादाद है, तब आप बोलेंगे 31 पेयर्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व का जो तादाद है वो है 12 पेयर और स्पाइनल नर्व का जो तादाद है वो 31 पेयर, और ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों पार्ट किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ओके। क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ CSF? इनमें से कौन सा एक काम है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नहीं है? इनमें से कौन सा एक काम है? तो वो काम है कंट्रोल्स स्नीजिंग एंड मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है। CSF का ये काम नहीं है कि वो स्नीजिंग यानी छींकने और टंग का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करे। उसका काम है एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द ब्रेन और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बाहर का जम्स से, ठीक है। बाहर में जो जम्स होते हैं इन्फेक्टिव जम्स जो होते हैं उससे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसका जो एक काम नहीं है वो है कंट्रोल्स स्नीजिंग एंड मूवमेंट ऑफ टंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ नर्व्स दैट मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बोल रहा है नंबर ऑफ नर्व्स को आपको पता करना है कि कितने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का जो तादाद होता है वो होता है 12, ठीक है, और स्पाइनल नर्व का जो तादाद होता है वो होता है 31। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 43। तो टोटल जो होता है वो होता है 43। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14. सिलेक्ट द करेक्ट सीरियल। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है, और सीरियल का मतलब हो गया सीरियल नंबर जैसे होता है 1 2 3 4, उसी तरह से यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इनमें से जो एक करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी एक करेक्ट ऑर्डर है। रिसेप्टर, सेंसोरी नर्व, नर्व सेंटर, मोटर नर्व, इफेक्टर, ये इस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग।
इनमें से कौन सा एक सही सीक्वेंस है ये आपको पता करना है। तो जो सही सीक्वेंस है वो है ये ऑप्शन नंबर डी, CRH, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद एड्रेनल। ये एक सही सीक्वेंस है। अब ये सही सीक्वेंस कैसे आ रहा है? तो ये सही सीक्वेंस आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। हमारे बॉडी से अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से में स्टार्ट होता है CRH और सबसे नीचे अगर खत्म हो जाता है एड्रेनल में। तो ये एक सही सीक्वेंस है, एक सही सीरीज है, सही एक ऑर्डर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई बॉल इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज एंड मेलेनिन? ठीक है, इनमें से कौन सा एक पार्ट है आई बॉल का जो कि रिच है कैपिलरीज में और मेलेनिन में? मेलेनिन उसको बोलते हैं जो स्किन को गोरा या काला होने का कारण बनता है, ठीक है। तो वो जो काला और गोरा का जो फर्क डालता है वो डालता है मेलेनिन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, उस पार्ट का नाम है कोरोइड। कोरोइड के अंदर ब्लड कैपिलरीज ज्यादा होते हैं और मेलेनिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। आपको सही पेयर को आपको चुनना है। मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये किस तरह की बीमारी होती है, ठीक है। अब आपको इसमें से सही पेयर को आपको चूज करना है, ठीक है। तो सही पेयर होगा मियोपिया और कॉन्केव लेंस, ठीक है। मियोपिया उसको बोलते हैं कि अगर आपको करीब की चीजें ठीक से दिखाई दे रही हैं और दूर की चीजें आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, और बायोलॉजी की भाषा में इसको कहा जाता है मायोपिया। और इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है, इस खराबी को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। अब इसमें भी आपको सिलेक्ट द करेक्ट पेयर करना है। तो देखिए, इसमें बेसिकली एनिमल का नाम दिया हुआ है और उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप आराम से अभी समझ सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सही पेयर क्या होगा। देखिए, सही पेयर होगा पैरामोसियम और सीलिया का, ठीक है। पैरामोसियम और सीलिया का एक सही पेयर बन सकता है, क्योंकि एमियोबा का हम लोग जानते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसका नाम है सीडोपोडिया, ठीक है। और आंसर तो मैंने बता ही दिया है। सी में देखिए यूग्लेना लिखा हुआ है। यूग्लेना का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना उसका नाम है फ्लैजेला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, फ्लैजेला नाम का एक लोकोमोटरी ऑर्गन दे दिया और एनिमल का कोई और नाम दे दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पैरामोसियम का सीलिया होता है, फ्लैजेला तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और यूग्लेना का सीलिया नहीं होता है, फ्लैजेला होता है। तो ये दोनों तो पहले ही उल्टा पुल्टा कर दिया है। और एमियोबा का होता है सीडोपोडिया। तो आंसर होगा पैरामोसियम का होता है सीलिया, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ हिल्सा फिश। बोल रहा है हिल्सा फिश में जो ड्राइविंग फोर्स का जो मूवमेंट है उसको आपको बताना है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है इन केस ऑफ हिल्सा फिश के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिलेक्ट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ मूवमेंट इन केस ऑफ हिल्सा फिश। तो इसका आंसर होगा रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हेल्प इन रोटेशन। इनमें से ऐसा कौन है जो रोटेशन में हेल्प नहीं करता है? तो वो है लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है। ये आपका रोटेशन में हेल्प नहीं करता है, लैटिसिमस डॉर्सी। क्वेश्चन नंबर 21, मियोटोम मसल्स आर फाउंड इन। मियोटोम मसल जो है वो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है फिश में, ठीक है। मियोटोम मसल जो है वो पाया जाता है फिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज नॉट अ मिक्स्ड नर्व। इनमें से कौन एक ऐसा है जो कि मिक्स नर्व नहीं है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन है जो मिक्स नर्व नहीं है? तो वो है हाइपोग्लोसल, ठीक है। हाइपोग्लोसल कोई मिक्स नर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइफोकल साइट। इनमें से ऐसा कौन है जो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बाइफोकल साइट का, ठीक है। बाइफोकल साइट का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो वो है दिस टाइप ऑफ साइट आर फाउंड इन फ्रॉग, काउ एंड हॉर्स। बोल रहा है कि इस तरह का जो साइट होता है, इस तरह का जो नजर होता है वो फ्रॉग, काउ और हॉर्स में नहीं पाया जाता है। तो ये एक जो कह सकते हैं कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कोई खासियत नहीं है इस बाइफोकल साइट का। मतलब यहाँ पे जितनी भी खासियत है वो बाइफोकल साइट का है, लेकिन ये जो एक खासियत है वो बाइफोकल साइट का नहीं है, ठीक है। बाइफोकल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइफोकल साइट। क्वेश्चन नंबर 24, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो सही है? तो वो जोड़ा है कोरोइड प्रोटेक्ट्स रेटिना। कोरोइड जो है हमारी आंखों का एक पार्ट है, वो रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरोगेलिया, इनमें से कौन सा एक चीज है जो न्यूरोगेलिया के लिए करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरोगेलिया। तो वो है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट नर्वस सेंसेशन। ये स्टेटमेंट गलत है न्यूरोगेलिया के रिगार्डिंग, दैट इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट नर्वस सेंसेशन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है रिगार्डिंग न्यूरोगेलिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इट। बोला इनमें से कौन सा एक सही पेयर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर लिखिए खाली जगह पे। ठीक है, तो सही पेयर जो होगा वो होगा CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और न्यूरो सेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सम फ्लावर्स ओपन आफ्टर सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट, दिस इज। बोल रहा है कुछ फ्लावर्स जो हैं वो सम फ्लावर्स ओपन, सनराइज के बाद वो ओपन होते हैं और सनसेट के बाद वो क्लोज हो जाते हैं। यानी सूरज जब तक रहता है वो ओपन रहता है और जब सूरज डूब जाता है, ठीक है, सनसेट हो जाता है, तब वो फूल भी बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। ठीक है, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो उसको उस चीज को बोलते हैं फोटोनेस्टी, कि जब तक सूरज का रोशनी रहेगा तब तक फूल खिला हुआ रहेगा और जब सूरज का रोशनी खत्म हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, ठीक है, तब वो फूल खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एसोसिएटेड विथ कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बोल रहा है दिमाग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ वुमेन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी टू सेक्रेट द हार्मोन इज। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ वुमेन, बोल रहे औरत के केस में द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी टू सेक्रेट द हार्मोन इज। ठीक है, तो ये होगा ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन हम लोग जानते हैं एक फीमेल हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू ट्रॉपिक मूवमेंट। बोल रहा है ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है, ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सही आंसर है इट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड एक सही आंसर है। इट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के डायरेक्शन पे वो मूव करता है। ठीक है, जैसे ये ट्रॉपिक मूवमेंट में आपने सुना होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिक में आता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, इन सब का जो मूवमेंट होता है ट्रॉपिक मूवमेंट का ही हिस्सा है। तो आंसर होगा इट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। बोला इन सारे सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप ये बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा एक सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो वो है एड्रेनालाइन डिक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो क्या एड्रेनालाइन डिक्रीज कर देता है? नहीं, उसको कंट्रोल में रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। आपको इनमें से सही जोड़ा जो करेक्ट पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट पेयर है इसमें म्यूडुला ओब्लांगटा, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। स्वेलिंग ऑफ फूड से यहाँ पे मतलब है रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि म्यूडुला ओब्लांगाटा जो है वो हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को कंट्रोल में रखता है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंसुलिन। बोला इंसुलिन के हवाले से, इंसुलिन के रिगार्डिंग में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। तो वो स्टेटमेंट है हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो की गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि सही है। तो वो सही जोड़ा है थायरॉक्सिन इंक्रीज ऑफ बीएमआर। ठीक है, थायरॉक्सिन इंक्रीज ऑफ बीएमआर, थायरॉक्सिन जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करता है। तो ये एक सही जोड़ा है। ओके।